Good morning, children. In the previous classes, we had started chapter 4 of history, rural life and society. In the part 1, we had studied about the land revenue policies made by British government, permanent settlement, Mehalwadi settlement and Raiyatwadi settlement, and their influence on the villagers, on their social life and on their economic life. And we also studied commercialization of agriculture and drain of wealth. Now today we are going to study the peasant revolt. Most of the policies regarding agriculture revenue implemented by the company were against the native peasants. हमने जो भी पॉलिसीज़ पढ़ी, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे वो महलवाड़ी या रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो, ये सारी जो पॉलिसीज़ थी, इनका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ नेटिव पीजेंट्स के अगेंस्ट था. उनके हित में कोई भी पॉलिसी नहीं थी. जो इकोनॉमिक कंडीशन थी पीजेंट्स की, वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी. जब पीजेंट्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही वर्स्ट हो गई, बहुत बुरी हो गई, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा रिवोल्ट करने के अलावा. इस तरह का जो फर्स्ट मेजर रिवोल्ट था वो सन्यासीज़ और फ़कीर्स के द्वारा किया गया था, जो कि बंगाल में तुरंत ही शुरू हुआ और ये ईस्टर्न इंडिया के कई सारे पार्ट्स तक फैल गया. ये जो पीजेंट्स थे जिन्होंने रिबेल किया था, जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और एक पिलग्रिम्स की तरह गए. वो चारों तरफ तीर्थ यात्री की तरह वेश में वो गए. इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इट टुक अबाउट 30 years फॉर द ब्रिटिश आर्मी टू सप्रेस देम. ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि इनके रिवोल्ट को क्रश करने के लिए, कम्प्लीटली क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को 30 years लगे थे. ओके. द छुआर रिवोल्ट ऑफ बिहार में भी इस तरह का एक रिवोल्ट हुआ जिसे छुआर रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है. वो भी लगभग 20 years तक कंटिन्यू रहा और इसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ईजिली सप्रेस नहीं कर पाई. द मोपला पीजेंट्स, मलाबार के जो मोपला पीजेंट्स थे नॉर्थ केरला में, उन्होंने 20 रिबिलियंस को ऑर्गेनाइज़ किया और रिवोल्ट किया जो 20 years तक कंटिन्यू रहा. देन द फराजी मूवमेंट जो था, इसे दादा मियाँ ने स्टार्ट किया था. बहुत सारे जो लीडर्स थे जो रिलीजियस मूवमेंट में थे, उन्होंने भी फुल सपोर्ट दिया पीजेंट रिवोल्ट में. और दादा मियाँ की एडवाइस पर जो पीजेंट्स थे उन्होंने टैक्स को पे करना और लैंडलॉर्ड के ऑर्डर्स को ओबे करना रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया उनका ऑर्डर मानने से. ये जो मूवमेंट था जो फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था बंगाल के, वो लगभग 10 years तक कंटिन्यू रहा, 1838 से 48 तक. ये मूवमेंट जो था वो 1/6 पार्ट में जो फैला था बंगाल के. देन द वहाबी मूवमेंट जो था, ये भी एक इसी तरह का पीजेंट मूवमेंट था जो अब्दुल वहाब के लीडरशिप में किया गया था. इसे सैयद अहमद रेबेरलवी ने लीड किया था. मुस्लिम के 2 ग्रजेस थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट. जो पहला था वो धीरे धीरे डिप्राइव हो रहा था और सारी अथॉरिटी और पावर को उसकी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी. जो दूसरा था वो पर्सियन का ग्रुप था. द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स, जो मुगल्स की कोर्ट लैंग्वेज थी, वो उसकी जगह पे इंग्लिश भाषा आ गई थी. तो जो सैयद अहमद थे उन्होंने मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज किया और उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी. उनकी डेथ के बाद 1831 में ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा अंडर द लीडरशिप ऑफ अदर लीडर्स, है ना. जो मूवमेंट था, हालांकि वो 1870 में ब्रिटिशर्स ने उसे सप्रेस कर दिया. नाउ बंगाल, द इंडिगो रिबिलियन. इंडिगो रेवोल्यूशन बहुत ही फेमस रेवोल्यूशन है पीजेंट्स का इंडियन हिस्ट्री में. ये 1853 AD में ये रिवोल्ट किया था बंगाल के पीजेंट्स ने. बंगाल में इसके कई कारण थे. यूरोपियन इंडिगो प्लांटर जो थे, इंडिगो मतलब होता है नील, तो जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर थे वो बहुत ही अप्रेसिव थे, बहुत
दबाव डालते थे पीजेंट्स पर। प्लांटेशन वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था और उनकी ऑप्रेसिव बिहेवियर को भी झेलना पड़ता था। प्लांटर्स जो थे वो पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो अपने एरिया में अपनी ज़मीन पर इंडिगो की खेती करें ताकि उन्हें लो प्राइस पर इंडिगो मिल सके। अभी तक जो दूसरे पीजेंट्स थे वो उनके पोजीशन से दूर रहे। हालांकि 1859 एडी में कई सारे पीजेंट्स थे जो थे उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया और उन्होंने प्लांटर्स को डिफाइड किया, मतलब उनके जो ऑर्डर्स थे उनको ओबे करने से मना कर दिया और बाद में एक इंडिगो कमीशन बना। ये जो पीजेंट्स थे इन्होंने जो थे ये दीज पीजेंट्स ऑल्सो बॉयकॉटेड द इंडियन हु कोऑपरेटेड विद द यूरोपियन प्लांटर्स, और साथ ही इन किसानों ने, जो पीजेंट्स थे, इन्होंने उन इंडियंस को भी बॉयकॉट किया जो इन प्लांटर्स का, ब्रिटिशर्स का, यूरोपियन प्लांटर्स का साथ देते थे। वो आर्म्ड फोर्स के अगेंस्ट लड़े, जो प्लांटर्स के आर्म्ड फोर्स थी। प्लांटर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, है ना। उनकी अगेंस्ट वो उन्होंने फाइट किया और यूरोपियन फैक्ट्रीज पर अटैक कर दिया। द अपराइजिंग वॉज वाइड स्प्रेड एंड अ लॉट ऑफ वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। ये जो अपराइजिंग था, ये जो रिवोल्ट था, बहुत वाइड स्प्रेड हुआ। इसमें महिलाओं ने भी, विमेन ने भी बहुत अपना बड़ा योगदान, पार्टिसिपेशन दिया था। बाद में महात्मा गांधी ने इंडिगो रिबिलियन को चंपारण में, बिहार में उसको सपोर्ट किया। पंजाब में कूका मूवमेंट अरोज हुआ। भाई राम सिंह जो थे 1824 से 1880 के बीच में, उन्होंने जो दूसरी चीज़ों को भी लेकर के वो बढ़े इस मूवमेंट में। स्वदेशी क्लोथ्स की जो बुरी स्थिति हो गई थी और उसका, और यूरोपियन गुड्स का उन्होंने बॉयकॉट किया। यूरोपियन गुड्स इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट किया ताकि जो स्वदेशी क्लोथ्स हैं उनकी बुरी स्थिति से उबारा जा सके। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम किया और साथ ही सोशल इविल्स के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। और लास्ट उन्हें अंत में पकड़ लिया गया, प्रिजन में डाल दिया गया और वहीं पर वो मर गए। कई सारे कुकास जो थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें से 63 को फांसी पर चढ़ा दिया गया बिना किसी ट्रायल के। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। नाउ here is the terms you have to write in your copy. I will send the image of the terms, okay, and book exercise and question answer later. Okay, read this chapter nicely and listen the explanation, the both part of this chapter. Okay, good day.